अच्छा भाई। बेटा हम लोग अपना बेसिक इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स का जो हमारा टॉपिक था वो तकरीबन एंड हो चुका था। उसमें बस कुछ एक दो बातें हैं, वो करके फिर हम लोग इसके पास पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिकल पास पेपर्स हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, पेपर 2। तो आइएगा ज़रा। बेटा स्टार्टिंग वगैरह बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। पीपीसी के अंदर हमारे पास इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। बोर्ड आउटपुट क्यों होता है, शिफ्टिंग क्यों आती है, ड्यूअल शिफ्ट पढ़ा था, एमसीक्यू देख लिया था। अब ये चीज़ ज़रा हमने देखनी है कि बेसिक इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का फर्क कैसे आता है। देखो मेरी बात सुनो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास बेटा वो चीजें आती हैं जिसमें आप लेट से इंडिविजुअल बेसिस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, या मेरे पास स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जैसे अगर मैं इस डायग्राम के साथ कंपेयर करूँ तो ये देखो, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है ना। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मेरे लिए है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मेरे लिए है ना भाई। मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मैं चीजें नहीं खरीद पा रहा, तो इट इज फॉर मी ओनली। क्या पता आप दोनों चीजें खरीद सकते हो, क्या पता आप दोनों चीजें खरीदने की ताकत रखते हो। तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है ना कोई भी। तो ये सोली मुझ पर डिपेंड कर रही है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्कार्सिटी वाले पॉइंट की, जो कि मेरी औकात के बाहर है, जो कि अनअटेनेबल पॉइंट है। अब देखो ये अनअटेनेबल पॉइंट तो मेरे लिए है ना, मेरी औकात से बाहर है। क्या पता आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हो, क्या पता आप इसको इजीली बाय कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको इजीली बाय कर सकते हो, आप इसको चीजें खरीद सकते हो या बना सकते हो। तो ये मेरी औकात से बाहर है, आपकी औकात से बाहर नहीं है। तो जब हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल बेसिस की कहानी आ रही है कि ये मेरी औकात से बाहर है भाई, आप इसे अफोर्ड कर सकते होंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर इसको मैक्रो पे कन्वर्ट किया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से आ रही होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी एज अ होल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का गैप है, जहां पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लिखा हुआ है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज लिखा हुआ है, जहां पर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा हुआ है। तो भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए है, पूरे मुल्क के लिए, ठीक है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस है, ये हमारे मुल्क को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहानी आ गई। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आपका पोटेंशियल बढ़ गया, आपकी औकात बढ़ गई है, तो आपके पूरे मुल्क की औकात बढ़ रही है ना। यानी कि आपका पूरा मुल्क नई रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है, पूरे मुल्क के लिए नए रिसोर्सेज आ गए हैं। स्कूल लिविंग एज पूरे मुल्क के लिए कम हुई है, रिटायरमेंट एज पूरे मुल्क के लिए बढ़ी है। तो आपके पास पूरे मुल्क पे इम्पैक्ट आ रहा है। और जब पूरे मुल्क पे इम्पैक्ट आता है, इसका मतलब है कि आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। और जब पूरे मुल्क पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये किसका कॉन्सेप्ट बन गया, मैक्रो का कॉन्सेप्ट बन गया। अच्छा, जलजले आ गए, फ्लड्स आ गए, ई वाला इमिग्रेशन हो गया, यहां से लोग उठ के बाहर चले गए हैं, बाहर काम करना शुरू हो गए। तो बेटा ये भी किसको अफेक्ट कर रहा है, ये पूरे मुल्क को अफेक्ट कर रहा है। पूरे मुल्क की औकात इसकी वजह से गिर रही है। तो जब पूरे मुल्क की औकात इसकी वजह से गिरेगी, तो ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा बेटा, ये भी आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ये जो मैंने आपको एक चीज रीजन बताया था कि यार हम लोग बिल्कुल आगे जाके बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके पीछे वजह ये थी कि इसका लिंक मैक्रो के साथ इस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। तो ये बस एक लास्ट बात थी जो हमारी इस टॉपिक की रह गई थी, वो हम लोगों ने अभी कर ली। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा टॉपिकल पास्ट पेपर्स की तरफ। टॉपिकल पास्ट पेपर्स जिसमें हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स के पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे। देखिए जी क्या कह रहा है। ये है मई जून 2022 पेपर, मई जून 2020 पेपर 22, ठीक है। कहता है कि नंबर ऑफ कंट्रीज आर विड्रॉइंग हाई वैल्यू बैंक नोट्स, फॉर इंस्टेंस सिंगापुर प्लान्स टू स्टॉप इशूइंग इट्स $10,000 नोट। हाई वैल्यू नोट्स वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू एक्ट एज अ कन्वीनियंस स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा इस लाइन का क्या मतलब है जाने दो, हम लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा। तो यहां तक जो कहानी लिखी हुई है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि यार सिंगापुर जो है, वो जो बड़े करेंसी नोट है, इस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट क्या है, 5,000।
इस तरीके से सिंगापुर में सबसे बड़ा करेंसी नोट क्या है? 10,000। तो कहता है कि वो लोग 10,000 का जो नोट है उसे बंद करने के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों बंद करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह से ब्लैक मनी और ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। सेंट्रल बैंक्स आर कंसर्न्ड सम नोट्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इलीगली, जो कि ब्लैक मनी वाली मैंने आपसे बात कही है। द सिंगापुर पुलिस फोर्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इट्स सेंट्रल बैंक वर ट्राइंग टू रिक्रूट मोर वर्कर इन 2017। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द सेंट्रल बैंक वुड रेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2018। कहता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो और लोगों को हायर करना चाह रहा है और वर्कर्स को हायर करना चाह रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट 2018 में बढ़ जाए। अच्छा, अब इन चारों क्वेश्चंस में से सिर्फ ये वाला क्वेश्चन हमारे काम का है जो हम लोगों ने देखना है। कहता है कि एनालाइज द इन्फ्लुएंसेस ऑन मोबिलिटी ऑफ वर्कर। जो मैंने आप लोगों को मोबिलिटी वाली कहानी पूरी सिखाई भी है, ये पूरा लिंक उसके साथ। आप लोगों को जब मोबिलिटी देखो, 6 मार्क का सवाल है तो कितने पैराग्राफ्स आएंगे? 3 पैराग्राफ्स, यानी कि 3 पॉइंट्स आपने 3 अलग अलग पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने हैं। तो कहता है कि यार मुझे इन्फ्लुएंसेस बता दें। इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है? फैक्टर्स बता दें। फैक्टर्स बता दें जो कि मेरी मोबिलिटी ऑफ वर्कर को अफेक्ट कर रहा होता है। जो कि मेरी मोबिलिटी ऑफ वर्कर को अफेक्ट कर रहा होता है। अब देखो, उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि जियोग्राफिकल मोबिलिटी बता दो या ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बता दो। उसने बोला बस मोबिलिटी बता दो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी मोबिलिटी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इसमें जियोग्राफिकल भी लिख सकते हैं और आप यहां पर ऑक्यूपेशनल भी लिख सकते हैं। अब बेटा ये आंसर मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? पार्ट सी है, 6 मार्क का सवाल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बाय डिफाइनिंग मोबिलिटी के जी मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत सारे काम करने की सलाहियत रखते हैं या आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के काबिल होते हैं, सलाहियत रखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोबिलिटी कहते हैं। अब ये आपने शुरू के पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है जियोग्राफिकल मोबिलिटी, एक होती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? इजी टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? हैविंग मोर देन वन स्किल्स, हैविंग बीइंग मोर एजुकेटेड, बीइंग मोर स्किलफुल। तो आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, आपने बता दिया कि मोबिलिटी होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होती है। फिर वो आपसे पूछता है कि यार मुझे इन्फ्लुएंसेस बता दें ऑन द मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। इन्फ्लुएंसेस का मतलब बेटा क्या होता है? यहाँ पे फैक्टर्स। इन्फ्लुएंसेस का मतलब यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी ऑफ वर्कर। तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको मैंने बताए हुए हैं बेटा? आपको मैंने जियोग्राफिकल मोबिलिटी, अच्छा सिर्फ वर्कर का बताना है और किसी का नहीं बताना। आपको जियोग्राफिकल मोबिलिटी के हवाले से मैंने आपको बात बताई हुई है कि यार आपके वीजा लॉस, आपके फैमिली रिलेशंस, आपकी कॉस्टिंग, आपको वहां जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें आपकी जियोग्राफिकल मोबिलिटी को अलाइन करती हैं, बताती हैं कि क्या आप जियोग्राफिकली मोबिल होंगे या नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात की जाए तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में किस तरह चीजें आती हैं? एक से ज्यादा स्किल्स होना। एग्जाम्पल दे दो कि एक बंदा है, ठीक है, कारपेंटर है लेट से, उसको गाड़ी भी चलानी आती है, तो वो कारपेंटर के साथ साथ ड्राइवर भी बन सकता है। तो ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ गई। लेकिन वो टीचिंग नहीं कर सकता, यानी कि यहां पर उसके पास ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी आ गई है। तो बेटा जब भी इन्फ्लुएंस का वर्ड लिखा हुआ होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है फैक्टर्स। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखें जरा, यहां पर देखें, इसको जरा चेक करें। डन हो गया बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता है जी
अच्छा, नोटबुक और पेन वगैरह आपके पास होना चाहिए, डायग्राम बना के भेजोगे आप लोग। कहता है कि इन 2017 द जापानीज गवर्नमेंट अनाउंस्ड इम्प्रूवमेंट टू इट्स टैक्स सिस्टम। कहता है जी जापानीज गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्स सिस्टम के निज़ाम में इम्प्रूवमेंट लेके आई है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रेज्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। कहता है कि टैक्स कितना रेज होगा ये डिपेंड करता है साइज पे, और आपकी कंट्री मतलब के पॉपुलेशन के साइज पे और एज डिस्ट्रीब्यूशन पे आपके जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। मतलब कि कितने उम्र के लोग आपके मुल्क में रहते हैं और कितनी बड़ी आबादी आपके मुल्क की है, तो उस हिसाब पे डिपेंड कर रहा होता है। जापान्स बर्थ एंड डेथ रेट आर फॉलिंग, इट्स पॉपुलेशन इज एजिंग एंड इट हैज लो इमिग्रेशन। कहता है कि जापान का बर्थ रेट और डेथ रेट गिर रहा है। बर्थ रेट गिरने का मतलब यह है कि नए बच्चे नहीं पैदा हो रहे। डेथ रेट गिरने का मतलब यह है कि बूढ़े कम मर रहे हैं, बूढ़े लंबी जिंदगी जी रहे हैं, मरने के चांसेस काफी कम हैं। तो बेटा जब नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे और जो पुराने बूढ़े हैं वो मरने का नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी आबादी है वो सब क्या होगी, बूढ़ी आबादी होगी। जापान का सबसे बड़ा मसला फिलहाल ये है कि वहां पर यंग लोग हैं ही नहीं, बहुत कम यंग यंग पॉपुलेशन है। तो वो टेंशन में है, वो तभी तो उन्होंने इमिग्रेशन लॉस वगैरह अपने खोले हुए हैं। और वो कहता है कि यार लो इमिग्रेशन है यहाँ पर, मतलब लोग आना नहीं चाहते जापान, क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत है, लोग आना नहीं चाहते, लोग कहते हुए हमने यहाँ पे नहीं आना। ठीक है। ओवरऑल जापान पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। कहता है जी ओवरऑल जापान की पॉपुलेशन जो है वो गिर रही है। अब हम लोग कर रहे हैं बेटा पार्ट सी। कहता है एनालाइज यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। डायग्राम आपने बनानी है तो बेटा 6 में से 4 मार्क्स सिर्फ किसके हैं, डायग्राम के। एनालाइज यूजिंग पीपीसी डायग्राम द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ऑन एन इकोनॉमी। अगर आपकी पॉपुलेशन साइज गिरता है, अगर आपका पॉपुलेशन साइज गिरता है तो बेटा उससे आपके पीपीसी पर क्या अफेक्ट आएगा, मुझे फौरन से 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट आपके पास है, मुझे डायग्राम बना के दिखाओ, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो डायग्राम बना के फौरन से। बेटे जल्दी से डायग्राम बनाओ। बेटे डायग्राम में शिफ्टिंग आपने सही की है, क्योंकि आपकी लेबलिंग गलत हो गई है, आपको 0 मार्क मिलेंगे। मैंने बहुत बार बताया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम में प्राइस और क्वांटिटी नहीं आता। कितनी बार ये बात बताऊं। सामने देखो डायग्राम को। बेटा मार्किंग किस तरीके से होगी यहां पे देखें। इधर आ रहा है आपके पास गुड वाई, यहां पर आ रहा है आपके पास गुड एक्स। यहां पर आपको 1 मार्क मिल गया, 1 मार्क मिला है। सबसे पहला पीपीसी, ठीक है, सबसे पहला पीपीसी, यहां पर आपको मिल गए 2 मार्क्स। सही है। जब एजिंग, जब आपके पास लेबर फोर्स कम होगी, क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा। जब आपका पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके मुल्क की औकात गिरेगी, तो वो ऐसा पीछे की तरफ शिफ्ट आ जाएगा। 3 मार्क्स। कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। चौथा मार्क किस चीज का है, या तो आप इस तरह लेबलिंग कर दो या तो आप एरो बना दो। मेरा मशवरा होता है दोनों चीजें कर दें, दोनों चीजें कर दें, लेबलिंग भी कर दें
और शिफ्ट के एरोज भी बना दें, तो आपको दोनों तरफ से जो है वो क्या कहते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मशवरा है कि भाई दोनों चीजें आप यहाँ पे कर दें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा मशवरा है भाई दोनों चीजों को यहां पर कर दें। ठीक है, शिफ्ट भी दिखा दें, मतलब कि एरोस, और नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटे 4 मार्क आपके पूरे हो जाएंगे। अब रिमेनिंग 2 मार्क कहाँ पे मिलेंगे? एक्सप्लेनेशन के। रिमेनिंग 2 मार्क कहाँ पे मिलेंगे? एक्सप्लेनेशन के मिलेंगे। कि आपकी पॉपुलेशन साइज गिरेगी तो उससे आपकी लेबर फोर्स गिरेगी, जिससे आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल गिरता है, अंदर की तरफ शिफ्ट आएगा फ्रॉम ए बी टू सी डी, खत्म। सही है, 6 मार्क बेटे पूरे के पूरे आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा बड़ा ख्याल रखा करें, पीपीसी की डायग्राम में गुड एक्स गुड वाई कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड ये लिखा करें। प्राइस क्वांटिटी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्या कह रहा है? ये मई जून 2020 का सवाल है। कहता है कि माली इज अ लो इनकम एंड लो प्रोडक्टिविटी कंट्री इन अफ्रीका। माली जो है वो एक लो इनकम कंट्री है अफ्रीका की, और एक लो प्रोडक्टिविटी कंट्री है। कहता है कि उसकी गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी यूज करती है। छोड़ दो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, हम लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा। कहता है कि कंट्री की मेन इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर है और गोल्ड माइनिंग है। इन recent years, however, there have been some changes in its resource allocation. The country is developing its iron ore industry. कहता है कि यार माली जो है ना वो अपनी आयरन ओर इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप कर रही है। Globally, the iron ore industry is one which has experienced a significant number of mergers in recent years. कहता है कि आयरन ओर इंडस्ट्री जो आपकी है उसने significant mergers जो है ना recent years में किए हैं। अच्छा यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट टू की क्वेश्चंस अबाउट हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। बेटा रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं? क्या 3 सवाल इकोनॉमी अपने आप से पूछती है? क्या 3 सवाल बेटे इकोनॉमी अपने आप से पूछती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom it to be produced। बेटा ये 3 सवाल इकोनॉमी अपने आप से पूछती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom it to be produced। आपने कोई से भी दो लिखने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टू, तो आप कोई से भी दो लिखेंगे। सही है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom it to be produced, आपकी मर्जी है। कोई से भी दो आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब है सिर्फ आपने नाम लिखना है, आपने एक्सप्लेन नहीं करना। आपने एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ नाम लिखेंगे आप। इसी का पार्ट सी कहता है एनालाइज वाई अ कंट्री में हैव लो प्रोडक्टिविटी। बेटा जरा मुझे पॉइंटर्स बताओ, 6 मार्क का सवाल है, 3 पॉइंट्स आने चाहिए। मुझे जरा बताएं कि यार एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी क्यों कम होगी, जल्दी से बता दें। एक मुल्क की प्रोडक्टिविटी क्यों कम होगी? हाई लेबर टर्नओवर। बेटा एक्सप्लेन करो इसको जरा, इसको एक्सप्लेन करें। जी आयशा बेटा बताएं जरा, क्या क्या हो सकता है? सर हाई लेबर टर्नओवर इज व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल स्विच जॉब्स इन अ वेरी फ्यू टाइम। बेटा डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाई लेबर टर्नओवर कैसे। वेरी गुड, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा एक्सप्लेन करें आयशा इसको। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड पॉइंट। Weak transportation, other infrastructure can increase costs and slow down the movement of goods and people. Very good.
तो अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपकी प्रोडक्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी, आपकी सप्लाई भी सही तरीके से नहीं बन पाएगी। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स टू रीच देयर जॉब इन टाइम, जिसकी वजह से काम लेट शुरू होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी गिरनी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड पॉइंट, शाबाश। और क्या हो सकता है बेटा, अगर मैं कहूं कि मेरा वर्कर अनस्किल्ड है, मेरा वर्कर स्किल्ड नहीं है, अनट्रेन्ड है, तो क्या उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरा वर्कर जो है वो इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं है, इतना सही तरीके से वो काम को लेके नहीं चल रहा, नॉलेज नहीं है उसके पास, एक्सपर्टीज नहीं है, तो यस दिस विल अफेक्ट माय प्रोडक्टिविटी, दिस विल वर्सन अप माय प्रोडक्टिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, मेरा आउटपुट खराब होगा। दानियाल का पॉइंट आया सर एब्सेंटीइज्म, वेरी गुड पॉइंट। बेटा एब्सेंटीइज्म, आप लेट, आप छुट्टियां कर रहे हैं, आप बिला वजह की छुट्टियां कर रहे हैं, जब आप बिला वजह की छुट्टियां करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वर्क परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आएगा, आपके ओवरऑल आउटपुट पे अफेक्ट आएगा। वेरी गुड। अब बेटा लो डिमांड, जो आपका पॉइंट है ना, लो डिमांड इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, मजेदार नहीं है, मजेदार नहीं है। प्रोडक्टिविटी का लिंक हमें वर्कर के हिसाब से करना है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? वर्कर की होती है ना, कि एक वर्कर ऑन एवरेज कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें वर्कर के हिसाब से काम करना है। अच्छा, मैं यहां पर मोबिलिटी को लिख सकता हूं कि माई वर्कर इज जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली इमोबिल। अगर वर्कर मेरा ऑक्यूपेशनली या जियोग्राफिकली इमोबिल होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्विच जॉब्स, या इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच टू हिज वर्क प्लेस, जिसकी वजह से काम पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, काम पे आउटपुट पे अफेक्ट आ रहा होता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे मुल्क में बीमारियां बहुत है, जिस तरह अब अफ्रीका की हम लोग अगर बात करें, बीमारियां बहुत है वहां पे, तो बीमार होंगे तो सिक पड़े रहेंगे, आप बीमार पड़े रहेंगे, काम में एफिशिएंसी नहीं आएगी, काम में मोटिवेशन नहीं आएगी, आप लोग एक ही काम रिपीट कर करके वैसे भी डीमोटिवेट हो तो जाते हो, बट आपके पास काम करने का मोटिवेशन नहीं रहती। तो अगर लैक ऑफ मोटिवेशन है और आप बीमार होते जा रहे हैं बार बार, बीमार की वजह से भी आपकी जो है वो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी गुड पॉइंट। लैक ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है? अगर चेन ऑफ कमांड, बिजनेस स्टडीज तो होगा आप लोगों के पास, अगर बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या आप लोग पढ़ते हैं कि आपकी चेन ऑफ कमांड लंबी हो गई है, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल खुल गया है और वाइडन हो गया है, तो जब आपकी चेन ऑफ कमांड लंबी होगी, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडन होगा, तो उससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे होंगे। कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से बेटा आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी? कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से प्रॉब्लम आपके पास ये आएगी कि लोगों, जो हमारे पास वेस्टेज है वो बढ़ जाएगी, आपके पास मिस्टेक, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी, इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आपकी बढ़ेंगी तो उससे प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है बेटा? उससे हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास वेस्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ गए हैं बात को? क्लियर है? अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ एजुकेशन, अनट्रेन्ड वर्कर्स, जो मैंने पॉइंट आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, वो पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, एक्सप्लेन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। लैक ऑफ स्किल्स, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, लोअर वेजेस, कि आपका स्टाफ डीमोटिवेटेड है, लैक ऑफ कैपिटल, लो मशीन, लो क्वालिटी। अच्छा देखें, आपका जो पोर्टल आपके पास है ना, पोर्टल, उस पोर्टल में जो रीसेंट ईयर्स हैं, 2000, मेरे ख्याल में 24 23 वगैरह, इनके आंसर्स, पूरे पूरे आंसर्स कंस्ट्रक्ट करके पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं। तो बेटा कभी भी इशू आए कि आंसर कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, आंसर लिखा कैसे जाता है, वो सारी चीजें आपके पोर्टल पे अवेलेबल हैं। वहां पर जाके एक नज़र उसको देख लो, उसको पढ़ लो, सारे आंसर्स वहां पर ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, सारे आंसर्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, तो बेटा उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। कहता है मैक्सिको हैज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड डेफिसिट। छोड़ दो, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है हमने नहीं पढ़ा अभी तक। गवर्नमेंट इज मूविंग द इकोनॉमी क्लोजर टू फ्री ट्रेड, इसको भी छोड़ दें। इट वाज प्रेडिक्टेड इन 2017 दैट मेक्सिकोस इकोनॉमी वुड एक्सपीरियंस स्मॉल राइज इन इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, यहाँ से हमारे काम का शुरू हो रहा है। कहता है कि एक प्रिडिक्शन आई थी कि 2017 में मैक्सिको की जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन 2017 द इकोनॉमीज इन्फ्लेशन रेट वाज 6.6%,
2017 में इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट कितना हो गया? 6.6%, द हाईएस्ट रेट सिंस 2001। 2001 से लेके अब तक का ये सबसे हाईएस्ट रेट है। A number of policy measures may be used to reduce inflation, including increasing the rate of income tax। छोड़ दो, ये हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन में से कोई हमारे काम का नहीं है सिवाय इसके। एनालाइज यूजिंग पीपीसी डायग्राम। बेटा डायग्राम बोल दिया तो 4 मार्क आपके डायग्राम के 6 में से। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन एन इकोनॉमी। अगर आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो उससे आपकी पीपीसी की डायग्राम पर क्या अफेक्ट आएगा? अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो पीपीसी की डायग्राम पे क्या इफेक्ट आएगा, जरा मुझे बना के दिखाएं। 2 मिनट आपके पास, जल्दी से डायग्राम बना के दिखाओ। जी बेटा डायग्राम बना के दिखाएं। अच्छा, एक की तो डायग्राम आ गई, देख लेते हैं भाई। गलत डायग्राम है बेटा, गलत डायग्राम है। आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। गलत डायग्राम है बेटा। सोचो जरा गौर से क्या होना चाहिए। गौर से सोचें बेटा, क्या डायग्राम बननी चाहिए। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क मिलेंगे। बेटा उसने आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ये देखो बेटा। यहां पर आया आपके पास गुड वाई, ठीक है, ठीक है। यहां पे आ गया गुड वाई, और इधर आ गया आपके पास गुड एक्स। यहां पर आपको मिल चुका है 1 मार्क। ये आपका इनिशियल पीपीसी आ गया। यहां पर आपको मिल गए बेटे 2 मार्क। ठीक है, 2 मार्क मिल गए। कहता है कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका लेबर तो अभी भी मौजूद है, आपकी मशीन तो अभी भी मौजूद है, बट वो बेरोजगार है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा रही। तो बेटा एक बात याद रखें, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इसका लिंक हमेशा एक्चुअल के साथ होता है। इसका लिंक हमेशा एक्चुअल के साथ होता है। ये आ गया आपका एक्चुअल पॉइंट, यहां पर मिल गया आपको 3 मार्क। अब वो आपसे पूछता है कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब क्या है कि देखो ये गैप होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल वाला जो गैप है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि ये गैप खुल गया होगा, ये गैप और ज्यादा बड़ा हो गया होगा। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कि आपका जो एक्चुअल पॉइंट है वो पीछे आ गया है। आपका जो एक्चुअल पॉइंट है वो पीछे आ गया, तभी आपका गैप खुल गया। तो जब गैप खुलेगा तो आपके मुल्क में बेटा क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए हैं बात को? इस तरह कितने मार्क्स मिलेंगे? 4। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें जरा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें जरा। बेटा हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यूज में ही बहुत तंग करेगा।
अनएम्प्लॉयमेंट का लिंक हमेशा एक्चुअल के बढ़ने या कम होने से होता है। ठीक है, देखो आपकी औकात तो अपनी जगह पर ही है ना, आपकी औकात तो अपनी जगह पर ही है जो थी, सही है, औकात पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपका जो करंट एक्चुअल पॉइंट है वो गिर रहा है। सही है, अब ये देखे जरा, आपने उसको बोला कि जी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट विल कॉज द एक्चुअल पॉइंट टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप पॉइंट ए से ऐसा पीछे आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ रही है और आपका आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। समझते हैं बेटा बात को? प्राइस और क्वांटिटी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ख्याल रखना इस चीज का। कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, एग्रीकल्चर गुड, मैन्युफैक्चरिंग गुड, गुड वाई, गुड एक्स, गुड ए, गुड बी, ये चीजें मानी जाती हैं, प्राइस क्वांटिटी नहीं मानी जाती। कोई टेंशन है बेटा? वेरी गुड। चलें जी, आज के लिए बेटा इतना ही रख रहे हैं, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।